Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है बच्चों, देखो फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब अगर किसी बॉडी पे एक ही पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे कि सपोज करो एक बॉडी पे एक सिंगल पॉइंट है और इस पॉइंट पे F1 फोर्स भी लग रही है, F2 भी लग रही है, F3 भी लग रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस, किधर भी लग सकती है पर उसी पॉइंट पे लगनी चाहिए, चाहे अंदर की तरफ लगे चाहे बाहर की तरफ। तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो यहां पे बच्चों F1, F2 एंड F3 ये क्या है आपकी, दे आर कॉन्करेंट फोर्सेस। दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट फोर्सेस है और हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों कि नेट फोर्स कितनी हो, जीरो। और कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मतलब कि इन सभी फोर्सेस का अगर आप नेट निकालो, नेट का मतलब क्या है कि अगर आप इनका रिजल्टेंट या मैं बोल दूं इनका वेक्टर सम निकालो। वेक्टर सम क्या होता है, इनका रिजल्टेंट कोई तो वेक्टर सम बोलते हो आप। तो अगर आप कॉन्करेंट फोर्सेस का वेक्टर सम निकालो या बोल दो रिजल्टेंट निकालो और वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। और इन केसेस में जो आपकी कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी बच्चों, उनका नेट कितना होगा, जीरो होगा। तो यही पढ़ना है आपने इस टॉपिक में, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कुछ नहीं है बच्चों, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पे अगर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। नॉट ओनली द कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर बॉडी पे जितनी भी बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उनका नेट कितना होगा, जीरो ही होगा। इस टॉपिक में हम कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मतलब आपके क्वेश्चन में कॉन्करेंट फोर्सेस ही लगेंगे। अब बच्चों बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द न्यूमेरिकल्स, हम यहां पे आपको एक थ्योरम बताना चाहते हैं। वो कौन सी है, लेमिस थ्योरम। ये थ्योरम का प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। कब अप्लाई होगा बच्चों, ये अप्लाई होगा जब आपके पास 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी, ठीक है। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए, 2 पे भी नहीं लगेगी, 4 पे भी नहीं लगेगी, सिर्फ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस पे लगेंगी। और ऊपर से इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मतलब ये थ्योरम तब लगेगी जब इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे ये 3 फोर्सेस लग रही हैं और इनका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब नेट जो है वो जीरो हो रहा है। तो उस केस में लेमिस थ्योरम क्या बोलती है, अगर मैं बोलूं कि दिस इज योर अल्फा एंगल, यहां से यहां तक ये बीटा एंगल, एंड दिस इज योर गामा एंगल, कुछ भी हो सकते हैं, 30, 120, 150, एनीथिंग। तो अल्फा बीटा गामा, अगर आपको तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल पता है तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम देखो F1 बाय, रेशो करनी है आपने, F1 बाय इसके सामने बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, गामा एंगल आ रहा है। तो F1 बाय साइन ऑफ गामा एंगल की रेशो किसके इक्वल होगी, फिर F2 फोर्स के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, अल्फा एंगल, तो F2 बाय साइन अल्फा। और तीसरा कौन सा है आपका F3, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों, बीटा। तो ये होगा इस केस में इनकी रेशो हमेशा इक्वल आएगी। ये लेमी थ्योरम बोलती है कि अगर 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में और तीनों कॉन्करेंट होनी चाहिए तो उस केस में आपकी ये जो रेशियो है, फोर्स बाय साइन ऑफ एंगल मेड विद 2 ऑपोजिट फोर्सेस। देखो फोर्स F2 थी तो एंगल हमने ऑपोजिट फोर्सेस के बीच का लिया है ना, जो 2 बची हुई थी आपकी। ऐसे यहां पे अगर F2 थी फोर्स तो अल्फा लिया, F1 थी तो इसके ऑपोजिट ये 2 फोर्सेस के बीच का एंगल गामा लिया। तो एंगल ऑपोजिट लेना है आपने, तो इनकी रेशियो क्या रहेगी इससे। तो ये भी रूल बड़ा इजीली अप्लाई हो जाता है आगे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आपको ये मैंने थ्योरम बता दी। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, प्रूफ नहीं कोई पूछता आपसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। Now look at this question बच्चों, you have to find the tension T1 and T2 in string। ये स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, एक रूफ के साथ अटैच है यहाँ पे, एक यहाँ पे वॉल के साथ अटैच है, ये दोनों यहाँ पे टाई करती है, और तीसरी रोप यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट होके एक नीचे बॉडी को हैंग कर दिया जिसका मास 4 kg। और ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा।
और अगर ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो मतलब ये सिस्टम किस में होगा बच्चों, आपका इक्विलिब्रियम में होगा ना, तभी वहीं पे स्टिल, ना ये मास नीचे आ रहा है ना ये रो हिल रही है, वहीं पे है बस स्टिल। तो इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका हर पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है इस सिस्टम पे, है ना। तो आपको टेंशन निकालनी है, एंगल आपको ये गिवन है 60 डिग्री। तो बच्चों देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए यू हैव टू मेथड्स, आइदर यू कैन यूज लेमेस थ्योरम। लेमे थ्योरम तब लगेगी जब 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होंगी, अगर क्वेश्चन में 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है तो लेमे थ्योरम लग जाएगी। और दूसरा मेथड है बच्चों रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, जो हर क्वेश्चन में लग सकती है, मतलब अगर आपके पास 3 से ज्यादा कॉन्करेंट फोर्सेस आ गई, लेमे थ्योरम तो 3 पे लगेगी, अगर 3 से ज्यादा आ गई तो वहां पे रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर जो है वो इजीली अप्लाई हो जाता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करवाऊंगा, जो आपको इजी लगेगा वो आप कर लेना, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको रिजॉल्विंग से सिखाता हूं, ठीक है। रिजॉल्विंग वाला मेथड थोड़ा लेंदी है पर इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चे ये स्ट्रिंग अटैच है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन आएगी क्योंकि ये वाला मास का कुछ हिस्सा इसे भी खींच रहा होगा, कुछ हिस्सा इसे भी खींच रहा होगा, तो इसमें टेंशन आएगी। और मैंने आपको टेंशन क्या बताया कि टेंशन एंड टू एंड लगती है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगी, एक एंड उसका यहाँ पे है तो इधर लगेगी, एक एंड इधर है तो इधर से नीचे लगेगी, है ना। तो इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर लग रही है ऊपर की तरफ ऐसे, और एक इस पॉइंट से टेंशन नीचे लग रही है। फिर यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग आपको पता है कि टेंशन एंड टू एंड लगेगी, तो एक इस पॉइंट से इधर लग रही है और एक यहां से इधर लग रही है। ये बच्चे एक मास है जो हैंग किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ, कितना होगा वो, W इज इक्वल टू mg, तो 4 इंटू जी, है ना, 4g होगा वेट तो आपका। तो g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप 10 ले लो, मैं दे देता हूं आपको कि g 10 है। अगर नहीं हो गिवन क्वेश्चन में तो यू हैव टू टेक 9.8, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ली है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो आपको 9.8 ही लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो, ये वाली स्ट्रिंग भी तो इसे जो है पकड़ के रख रही है ना, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन लगेगी। तो टेंशन देखो, इधर से इस एंड से ऊपर की तरफ, इसको मैं T3 लिख देता हूं, और इस एंड से दूसरे एंड यहां पे ना, यहां से नीचे की तरफ ऐसे लगेगी बच्चों। टेंशन जो है वो एंड्स टू एंड्स लगेगी, एक ये एंड था नीचे वाली रोप का जो इसके मास इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और ऊपर से भी टेंशन आएगी। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो, इस पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगनी है, ये सिंगल पॉइंट पे T1 T2 T3, इस सिंगल पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगनी है। तो ये कौन सी फोर्सेस हुई, दे आर कॉन्करेंट फोर्सेस बच्चों, कॉन्करेंट फोर्सेस हुई ना, ये एक ही पॉइंट पे लग रही है तीनों, और 3 फोर्सेस है तो लेमे लग जाएगी, इसलिए अगले मेथड में लेमे थ्योरम लगाऊंगा। अब आपको देखो बच्चों, यहां पे T1 और T2 निकालना है, तो एटलीस्ट T3 तो पता हो, कोई एक तो पता हो, तभी तो बाकी दो निकाल पाऊंगा मैं यहां पे। तो उसके लिए पहले मैं T3 को फाइंड करूंगा। तो T3 के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इस सिस्टम को उठाओगे, ये वाला, इस बॉडी को। तो मैं इस बॉडी को उठा के यहां पे कौन कौन सी इस बॉडी पे फोर्स लग रही है वो ड्रॉ करने लगा हूं। तो ये वाली जो बॉडी है, इस पे एक तो नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों वेट इसका, विच इज इक्वल टू mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रही है आपकी इस पे T3। तो ये मैंने सिर्फ इस बॉडी का डायग्राम बनाया है, इसे बोलते हैं बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप पूरे सिस्टम में से किसी पार्ट को उठा के उस पे कितनी फोर्सेस लगनी है सब बना दो, तो उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, मतलब अगर ये अकेली होती तो इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता। इज इट क्लियर बच्चों। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, कुछ नहीं मूव कर रहा, तो ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नेट फोर्स कितनी हो, 0। और अगर नेट फोर्स 0 है बच्चों, तो इसका मतलब यहां से ये हुआ कि T3 किसके इक्वल आ गया, T3 इज इक्वल टू mg। ये चीज आ गई ना बच्चों, T3 ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू क्या आ गई, नीचे वाली फोर्स। तो यहां से T3 की वैल्यू कितनी आ गई, mg कितना था 40, तो T3 बच्चों आ गई 40 न्यूटन। तो आपको T3 पता लग गया, T3 कितना है, T3 इज 40 न्यूटन। अब मैं T1 और T2 को कैलकुलेट करना चाहता हूं, वो यहां पे लग रही है, तो अब मैं यूज करूंगा रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स। कैसे करोगे रिजॉल्विंग, देखो बच्चों उसके लिए यहां पे अगर ये 60 है तो मैं इसको अगर इधर करूं, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा बच्चों, ऑल्टरनेटिंग एंगल, है ना। अब रिजॉल्विंग करें, अगर ये T1 ऐसे लग रहा है एंगल पे, तो इसको y और x में रिजॉल्व कर दो,
तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा बच्चों आपका T1 cos 60, जिधर एंगल होता है उधर cos कंपोनेंट जाता है, और इस तरफ कौन सा जाएगा बच्चों वर्टिकली ऊपर की तरफ T1 sin 60। आपने कर दिया रिजॉल्व, जैसे रिजॉल्व हो गया अब इसका कोई काम नहीं, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये वाली फोर्स y में, T3 भी y में, ये वाली x में, ये वाली x में, ठीक है। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब इस पॉइंट पे आगे लगने वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, पीछे लगने वाली फोर्सेस के, ऊपर लगने वाली फोर्सेस किसके इक्वल होगी, नीचे लगने वाली फोर्सेस के। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां से कि T1 sin 60 किसके इक्वल आ गया, T1 sin 60 इज इक्वल टू T3, और T3 कितना था आपका 40, तो T1 sin 60 किसके इक्वल आ गया बच्चों 40 के। तो T1 sin 60 कितना होता है बच्चों √3/2, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 40 इंटू 2/√3 दैट इज 80√3 न्यूटन। बाकी आपने इसको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर दो, यही छोड़ना है यही छोड़ दो। T1 निकल गया। अब T2 की बारी, तो इसके लिए देखो आगे लगने वाली फोर्स दैट इज T1 cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीछे लगने वाली फोर्स दैट इज T2। T1 कितना है बच्चों आपका, T1 की वैल्यू आपने निकाल दी है 80√3, तो 80√3 इक्वल टू cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2, तो यहां से T2 कितना आ गया 40/√3 न्यूटन। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड रिजॉल्विंग। आपने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, फोर्स थी, फोर्स को रिजॉल्व कर दिया कि दो कंपोनेंट्स में आ जाए x और y में, सो दैट x में आगे लगने वाली फोर्स इक्वल टू x में पीछे लगने वाली फोर्स, और y में आगे लगने वाली फोर्स इक्वल टू y में नीचे लगने वाली फोर्स, ठीक है। तो इससे आपने ये क्वेश्चन को कर लिया। इज इट क्लियर बच्चों, इजी सा क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाता हूं कि यही क्वेश्चन आप लेमेस थ्योरम से कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों लेमेस थ्योरम के लिए किसी एक पॉइंट पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस लगनी चाहिए, और वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए ना, मतलब उस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, वो जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रही थी T2 T1 और नीचे क्या लग रही थी T3। T3 यहाँ पे भी आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके लिए वही सेम फ्री बॉडी डायग्राम बना के T3 तो आपका 40 आ गया। अब यहां पे देखो लेमेस थ्योरम के लिए आपको तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल पता होना जरूरी है ना, ये वाले एंगल पता होने जरूरी है। तो अगर एंगल पता लग गए तो आप लेमेस थ्योरम आराम से निकाल दोगे। तो उसके लिए देखो ये तो पता ही है कि T2 और T3 में कितना एंगल आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया, ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये 60 है बच्चों, तो ये भी कितना होगा 60 होगा बच्चों, और अगर ये 60 है तो ये नीचे वाला कितना हो गया आपका ये 90 हो गया। इज इट क्लियर बच्चों, तो 90 और 60 ये टोटल कितना हो गया आपका 150, मतलब इधर जो आपका ये टोटल एंगल है ये कितना आ गया 150, यहां से लेके यहां तक। इज इट क्लियर बच्चों। अब आपने बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, वो कैसे निकलेगा, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों ये 90 है, ये यहां से यहां तक 150 है, तो ये बचा कितना कैसे निकलेगा 360 में से 90 और 150 को माइनस कर दो, तो जो बच गया वो यहाँ पे ऊपर वाला एंगल होगा। तो ये कितना आ गया 360 माइनस ये हो गया 240, 360 में से 240 गए तो 120 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 120। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये आ गया आपका ऊपर की तरफ T1, ये इस तरफ T2, नीचे की तरफ T3, इनके बीच का 90, इनके बीच का 120, इनके बीच का 150। लगा दो लेमे थ्योरम। क्या था लेमे थ्योरम, T1 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, T1 के ऑपोजिट साइन 90 इक्वल टू T2 बाय उसके ऑपोजिट साइन 150 इक्वल टू T3 बाय उसके ऑपोजिट साइन 120। ये हो गया। T3 की वैल्यू आपको पता है, तो पहले मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को इक्वेट कर देता हूं, वहां से T1 निकल जाएगा क्योंकि T3 पता है। उसके बाद ये वाली टर्म को इन दोनों में से किसी के साथ इक्वेट कर देना, आपका T2 निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम T1 निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने ये फर्स्ट T1 बाय साइन 90 इक्वल टू T3 बाय साइन 120 के साथ इक्वेट कर दिया। तो T1 बाय साइन 90 1 होता है, T3 कितना था आपका T3 इज 40, साइन 120। अब आप बोलोगे सर हमें साइन 120 नहीं पता,
जब एंगल 90 से बड़ा हो बच्चों और 180 से छोटा हो तो आपने क्या करना है, उस एंगल को किसी तरह 180 माइनस करके बनाओ। तो 120 को कैसे बनाओगे, 180 माइनस 60। तो साइन में प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के। तो इस केस में देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या है, 60। तो साइन 180 माइनस 60 किसके इक्वल हो गया, साइन 60 के। तो T1 बाय 1 तो 1 नहीं रह गया, उसको क्या ही लिखना। T3 था 40 और साइन 60 कितना हो जाएगा आपका, √3/2। 2 ऊपर चला गया तो कितना आंसर आ गया, 80/√3 न्यूटन। वही चीज बन गई जो पहले थी बच्चों, उस केस में भी यही निकला था, इस केस में भी यही निकला। अब अगर बच्चों आपने ये निकालना है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। T2 निकालना है तो मैं अब फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने लगा हूं। तो देखो यहाँ पे T1 बाय साइन 90 इक्वल टू T2 बाय साइन 150। ये चीज आ गई। T1 कितना आपका, T1 इज 80/√3, साइन 91 होता है। T2 एज सच, साइन 50 अब अगेन 90 से बड़ा है तो फिर 180 माइनस करके लिखने की कोशिश करो। तो 180 में से कितना माइनस करेगी, 150 आ जाए, 30। ये बन गया T2 अगेन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 30 आ गया। तो 80/√3 T2 साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये 2 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो T2 बाय इंटू 2 सॉरी, तो यहां से T2 कितना आ गया, 80/√3 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल, 40/√3। तो वही आंसर आ गया जो पीछे रिजॉल्व करके आया था। तो अगर आपको रिजॉल्विंग वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है तो रिजॉल्व वाले मेथड से कर लो, और अगर आपको लेमे थ्योरम अप्लाई करना इजी लगता है तो उससे कर लो, है ना। लेमे थ्योरम में क्या है, ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना, ये काम है बस। 150 120 उसमें भी कौन सी बड़ी बात है, 180 माइनस ही करना है। रिजॉल्विंग में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पर मेथड वो भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्करेंट फोर्सेस 3 से ज्यादा हो गई तो लेमिस थ्योरम आप पे ठुस हो जाएगी, फिर आपको रिजॉल्विंग वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी आपने टेंशन निकालनी है T1 एंड T2 इन स्ट्रिंग। अब ये बॉल के साथ दोनों रोप्स अटैच है, एक एंगल बना रही है 60, एक एंगल बना रही है 30, और नीचे इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी, 1 kg वेट। अगेन दिस इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन। तो पता होना चाहिए कि 1 kg वेट को अगर न्यूटन में चेंज करना है, kg वेट को न्यूटन में चेंज करने के लिए आपने जितनी वो फोर्स लग रही है उसके साथ g को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 इंटू जी कर दोगे तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा, और g की वैल्यू यहाँ पे भी 10 ही लेनी है, तो कितनी फोर्स बन गई है नीचे की तरफ, 10 न्यूटन। इज इट क्लियर बच्चों, तो नीचे 10 न्यूटन लग रही है। अब देखो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मूव नहीं कर रहा कुछ, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा ना बच्चों। तो इस पॉइंट पे देखो, इस तरफ ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T2, इस तरफ ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन T1, और नीचे की तरफ ये लग रही है बच्चों आपकी फोर्स 10 न्यूटन की। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तीनों फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस, वो भी इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो लेमे थ्योरम लगा दो या फर्स्ट मेथड रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। यहाँ पे तो मुझे लेमे थ्योरम ही बेस्ट लगेगी। क्यों बेस्ट लगेगी बच्चों, क्योंकि सीधे सीधे एंगल पता लग रहे हैं। जब एंगल इजीली पता लग जाए ना बच्चों तीनों फोर्सेस के बीच में, तो लेमे से बेस्ट कुछ नहीं है। तो क्यों टाइम खराब करना रिजॉल्विंग में, लेमे से करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपको रिजॉल्विंग से करवा देंगे। तो ये देखो, ये 30 है, ये 60 है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते ट्रायंगल की। ट्रायंगल में सम ऑफ 3 एंगल इज 180, ये 30 प्लस 60 90 हो गया, टोटल 180 है, इन दोनों का सम 90 है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये 90 हो गया, तभी टोटल 180 बनेगा। तो ये 90 हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करें, अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेटिंग ये भी कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 है तो ये भी 60, ये कितना हो जाएगा बच्चों 90। तो पता लग गया सब कुछ। अब तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। दिस इधर लग रही है आपकी T2, इधर लग रही है आपकी T1, और नीचे लग रहा है F। इनके बीच का एंगल 90 निकला, यहाँ पे कितना बना 90 प्लस 30 120, और यहाँ पे कितना बना 90 प्लस 60 150। रिजॉल्विंग भी कर सकते हो बच्चों आप, लगे हाथ देखो मैं आपको रिजॉल्विंग का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये अगर आपने एंगल नहीं निकालने होते, ये एंगल नहीं निकालने आप लोगों ने, तो फिर आप क्या करते इस क्वेश्चन में,
इनको रिजॉल्व करते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ये 60 तो ये T2 का इस तरफ क्या जाता, T2 cos 60 और ऊपर क्या चला जाता, T2 sin 60। यही होता ना, मैंने कहा लगे यार चलो ये भी बता ही देता हूँ। T1 इधर लग रहा है, इस साइड एंगल 30 है तो इधर बनेगा T1 cos 30 और ऊपर क्या बनेगा T1 sin 30। नीचे क्या लग रही है आपकी F। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या लिखोगे, F किसके इक्वल आ गया, T2 sin 60 प्लस T1 sin 30। और यहां से ये दोनों आगे पीछे लग रहे हैं तो T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos 60। यही दो इक्वेशन बनती, ऊपर वाले नीचे वाले की इक्वल कर दी और आगे वाले पीछे वाले की इक्वल। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ पे F की वैल्यू फिल करना, ये वैल्यू फिल करना। दो इक्वेशन है, T1 T2 की टर्म में निकलेंगी इक्वेशन, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये भी बता दिया कि ये ना बोलो सर ने ये वाले में करवाया क्यों नहीं, ये मुश्किल था इसलिए सर ने करवाया नहीं, है ना। मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है। चलो अब यहाँ पे लेमे थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब लेमे में तो एंगल चाहिए थे, एंगल हमने पहले ही निकाल दिए थे, तो ये 90 120 150 तो लगा दो। अब यहाँ पे देखो T2 बाय T2 के ऑपोजिट साइन 120 आएगा, फिर T1 के ऑपोजिट साइन 150 आएगा, इक्वल टू F बाय इसके ऑपोजिट साइन 90 आएगा। तो पहले हम T1 निकालते हैं इस दोनों को इक्वेट करके, तो T1 बाय साइन 150 इक्वल टू F बाय साइन 90। ये चीज आ गई बच्चों। अब T1 बाय साइन 150 को वही सेम पिछले की तरह 180 माइनस क्या लिख दोगे आप 30, और इधर फोर्स कितनी F कितनी थी निकली हमारी 10 और 90 कितना होता है आपका साइन 91। फिर उसके बाद देखो यहीं पे इरेज करके लिख रहा हूं मैं, साइन 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा साइन 30, साइन की प्रॉपर्टी, ये चीज आ गई। तो यहां से T1 किसके इक्वल आ गया, जो T1 आ गया 10 इंटू साइन 30, 10 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना आंसर आ गया 5 न्यूटन। तो T1 5 न्यूटन आ गई, ये इजी है। यहाँ इक्वेशनें बन रही हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट T1 निकल रहा है, ऐसे डायरेक्ट T2 निकल जाए। T2 के लिए यू कैन आइदर इक्वेट दीज टू टर्म्स, T2 और T1 वाली, या T2 और F वाली कर दो। और मेरे मानो तो T2 को F वाली के साथ कर दो। क्यों, क्योंकि F के नीचे एंगल साइन 90 और उसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, और T1 के नीचे साइन 150 है, फिर वो लंबा सा काम चला जाएगा। इसलिए अब मैं T2 बाय साइन 120 को F बाय साइन 90 से करूंगा। F की वैल्यू 10 साइन 91, साइन 120 को क्या लिख देंगे हम साइन 180 माइनस 60, 10 साइन 180 माइनस 60 क्या बन जाएगा फिर अगले स्टेप में साइन 60, ये उधर जाके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू साइन 60, 10 इंटू रूट 3/2, ये कैंसल, तो फाइनल आंसर इज 5√3। तो कैसा लगा ये सब, इजी था ना। बस लेमे थ्योरम पता होना चाहिए, फिर तो सब आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपको कॉम्पिटिटिव में भी पूछा गया था। अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम सीलिंग। एक 2 मीटर की रोप थी, उसके साथ एक मास को ऐसे लटकाया गया था, आराम से वो लटका हुआ था बेचारा, है ना। अब क्वेश्चन पूछना है तो थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे उसके साथ। तो फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट। आपने रोप के मिड से 50 न्यूटन की फोर्स लगाकर उस रोप को जो सीधी ऐसे लटकी हुई थी मास के साथ, आपने उसको बीच से पकड़ा और ऐसे खींच दिया। कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन के साथ। तो जब इसको आपने ऐसे खींचा, नीचे वाला पार्ट मिड से खींचा, तो नीचे वाला पार्ट तो सीधा ही रहेगा। जो ऊपर वाला पार्ट था वो ऊपर सीलिंग के साथ अटैच था, तो वो ऊपर से ऐसे इस तरह एंगल बनाएगा ऐसे। नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सीधा होगा, जैसे इस डायग्राम में देखो, मिड से आपने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई इस तरफ, तो यहां पे ये रोप ऐसे हो जाएगी और नीचे से तो सीधी रहेगी, क्योंकि ये मास उसको नीचे तो सीधे खींच रहा है ना। तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, आपने इसको ऐसे पकड़ लिया और ये बैलेंस हो गया सब कुछ, ठीक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में बताओ कहते कि यहां पे ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये आपको इस केस में पूछा गया, ठीक है। तो आपने थीटा निकालना है इस केस में। देखो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ये अगर मास लटका हुआ है तो इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट कितना होगा mg। ऊपर की तरफ इसमें लगेगी टेंशन, T2 लिख देते हैं टेंशन को। इधर T2 तो इस एंड से इधर भी क्या लगेगी T2।
इधर जाएगी टेंशन क्योंकि कुछ तो हिस्सा इसे भी खींच रहा है ना, तो इस तरफ टेंशन लगी T1, ऊपर से भी आएगी टेंशन, हमें उसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि मैंने तो ये पॉइंट उठाना है। तो देखो अब इस पॉइंट पे तीन फोर्सेस आ गए, इक्विलिब्रियम में है, लेवी थ्योरम लगा दे, नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? एंगल ही नहीं पता। जब एंगल फाइंड करना है तो लेमे थ्योरम नहीं लगानी, एंगल ही नहीं पता, वो तो तब लगता है जब एंगल बताओ। जब एंगल नहीं पता तो लेमे थ्योरम को यूज मत करना, फंस जाओगे। इसमें क्या करोगे अब आप? रिजॉल्विंग, रिजॉल्विंग करके आंसर निकालेंगे अब हम, समझे? रिजॉल्विंग कैसे करोगे? देखो ये T1 है, ये T1 ऐसे बीच में लग रहा है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप लोग? देखो एंगल फाइंड करोगे। एंगल के लिए देखो ये थीटा है, तो अगर मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे बनाऊं इस तरह, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों? ये भी थीटा ही होगा ना, बन रहा है ना आपका ऑल्टरनेटिंग एंगल। ये थीटा है तो ये थीटा है, बिना एंगल के आप रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो थीटा एंगल पता लग गया। अब इस तरफ T1 का कौन सा कंपोनेंट जाएगा? T1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा T1 sin थीटा। रिजॉल्व हो गया, इसका कोई काम नहीं, अब इसको नहीं देखना। अब क्योंकि बच्चों आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो उससे क्या पता चला बच्चों? उससे ये पता चला कि T1 sin थीटा किसके इक्वल आ गया? 50 न्यूटन के, है ना? क्योंकि ये पीछे लग रही है, ये आगे, नेट फोर्स 0 तो आगे वाली और पीछे वाली इक्वल होंगी। और T1 cos थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चों? T2 के, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है और इस पॉइंट पे T2 कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। आपने फाइंड करना है एंगल, तो एंगल के लिए जब भी एंगल फाइंड करना है तो इक्वेशन बनी है तो आप डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे इनको, देखो ये T1 से T1 कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, और इधर आ गया 50 बाय T2। अब T2 पता होगा तभी तो थीटा निकलेगा। तो T2 के लिए क्या करोगे आप? T2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसको उठा लो, क्योंकि इस बॉडी पे नीचे की तरफ लग रहा है वेट विच इज mg, m कितना था 6 और g कितना बोल रहा है 10। तो नीचे की तरफ वेट लग रहा है 60 और ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है T2, क्योंकि ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है तो इसमें भी नेट फोर्स 0 होगी, मतलब T2 किसके इक्वल आ जाएगा? 60 के। तो इस स्टेप में अब T2 की जगह 60 पुट कर दो, तो 50 बाई 60 दैट इज 5 बाई 6। अब आपको नहीं पता कि tan थीटा 5 बाई 6 कहां होता है, तो आप क्या करोगे? थीटा इधर रख के उधर जाके tan क्या हो जाएगा? tan इनवर्स फंक्शन में चेंज होके आप थीटा को ऐसे लिखोगे। इज इट क्लियर बच्चों? अगर एंगल दिया जाता तो टेंशन पूछ लेता, और अगर एंगल नहीं गिवन तो आपको कैसे फाइंड करना है वो, उस केस में आपको लेमे थ्योरम नहीं अप्लाई करनी। अब देखो थीटा निकल गया, जब थीटा निकल गया तो इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते आपका T1 भी निकल जाता है, ठीक है? तो जब एंगल फाइंड करना है तो डोंट यूज लेमे थ्योरम, यूज रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? समझे बात? तो आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो।